बीबीसी दुनिया में आज देखिए और मजबूत हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके। श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के वामपंथी गठबंधन को संसदीय चुनावों में मिली बड़ी जीत। दिसानायके ने सितंबर में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद संसद में भी बहुमत हासिल करने के लिए करवाए थे चुनाव। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। जानेंगे श्रीलंका के चुनावी नतीजों का भारत और चीन पर क्या होगा असर, लेकिन पहले हेडलाइंस। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में इस्राएली सेना के हमले। बीती रात को बेका वैली में इस्राएली सेना ने सरकारी इमारत को बनाया था निशाना। 12 बचाव कर्मियों की हुई थी मौत। दिखाएंगे संघर्ष विराम के लिए हो रही हैं क्या कोशिशें। इस्राएल के प्रधानमंत्री के स्टाफ के चीफ तजाजी ब्रावरमन पर लगा फोन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर यह दिखाने की कोशिश का आरोप कि हमास के हमले के बाद तुरंत हरकत में आ गए थे नेतन्याहू। सेना के अधिकारी की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच। और गुरु नानक देव जयंती पर दिखाएंगे पाकिस्तान के पंजाब की वो जगह जहां बीता था सिखों के पहले गुरु के जीवन का एक अरसा। कवर स्टोरी से पहले बात मध्य पूर्व की। इस्राएली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से के बाहरी इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद यहां के आसमान में धुएं का गुब्बार देखा गया। यही वो लम्हा था जब लेबनान की राजधानी के तायूनेह इलाके की एक इमारत पर इस्राएली हमला हुआ। अब तक ये नहीं मालूम कि इस हमले में कोई घायल हुआ है या नहीं, लेकिन इन हमलों के ठीक पहले इस्राएली सेना ने एक्स प्लेटफॉर्म पर चेतावनी जारी की थी। इस बीच लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक देश के उत्तर पूर्व में रात भर हुए इस्राएली हमले में कम से कम 12 बचावकर्मी मारे गए। वहीं बालबेक शहर पर हुए हमले में सिविल डिफेंस एजेंसी की एक इमारत चपेट में आ गई। इस सरकारी संगठन का हिजबुल्लाह से कोई रिश्ता नहीं है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे बर्बर हरकत बताया और कहा कि इस्राएली हमलों में अब तक इमरजेंसी सेवा में तैनात लगभग 200 कर्मचारी मारे गए हैं। उधर लेबनान में तैनात अमेरिकी राजदूत ने हिजबुल्लाह और इस्राएल के बीच संघर्ष को रोकने के लिए लेबनान की संसद के अध्यक्ष को संघर्ष विराम के प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपा है। और जानकारी दे रहे हैं बेरूत में मौजूद बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बशेगा। ये हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब संघर्ष विराम करवाने के लिए नए सिरे से कोशिश हो रही है। कल ही एक अमेरिकी अधिकारी ने लेबनान के अधिकारियों को संघर्ष विराम के प्रस्ताव से जुड़ा लेटर सौंपा है। हमें हिजबुल्लाह की ओर से भी ऐसे संकेत मिले हैं कि उसे भी संघर्ष विराम में दिलचस्पी है, लेकिन हिजबुल्लाह और लेबनान के अधिकारी कहते रहे हैं उन्हें वही समझौता मंजूर होगा जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 की शर्तों पर आधारित होगा। यही वो प्रस्ताव है जिसने इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 का संघर्ष खत्म किया था। इसके तहत हिजबुल्लाह को इसराइल की सीमा के नजदीक से अपने लड़ाके और हथियार हटाने होंगे। बातचीत में बड़ा मसला ये है कि इसराइल चाहता है कि अगर इस समझौते का उल्लंघन हुआ तो उसे लेबनान के अंदर कार्रवाई का अधिकार मिलना चाहिए। लेबनान के अधिकारियों को ये मंजूर नहीं है, तो वाकई ये पेचीदा मामला है। और अब बात भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां सितंबर महीने में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। उस वक्त संसद में उनकी पार्टी की सिर्फ 3 सीटें थीं। ऐसे में उन्होंने समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला किया था ताकि ज्यादा सीटें हासिल कर सकें, और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। कैसे, बताएंगे कवर स्टोरी में। संसदीय चुनावों में अनुरा कुमारा दिसानायके के गठबंधन एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पावर ने बहुमत हासिल कर लिया है। इस गठबंधन को 60% से ज्यादा वोट मिले हैं। नतीजों से देश की राजनीति में उनका कद और बढ़ गया है। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में पूर्ण बहुमत के बाद दिसानायके को अपनी नीतियों को और मजबूती से लागू कर पाने में आसानी होगी। इस सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके गरीबों के साथ न्याय करे। हमने इस सरकार को 2/3 बहुमत से जिताया है। हम चाहते हैं कि वो लोगों को रियायतें दें। आज जो नतीजे आए हैं, हमें श्रीलंका के लोगों से इसी की उम्मीद थी। लोगों को बदलाव चाहिए था, जो उन्हें मिला है। उम्मीद है कि ये सरकार अच्छा काम करेगी। So we expected this government will do the best.
बीते 2 महीनों में ये राष्ट्रपति दिसानायके की दूसरी बड़ी जीत है। इस जीत पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता मुरलीधरन काशी विश्वनाथन। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपल्स पावर ने बहुमत हासिल कर लिया है। ये नेशनल पीपल्स पावर के लिए बहुत बड़ी जीत है, जिसे पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी। पूर्वी और उत्तरी श्रीलंका में जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा हैं, वहां पर भी इस पार्टी को ज्यादा सीटें आना यह दिखाता है कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला है। इस चुनाव में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महंगाई ये लोगों के लिए बहुत बड़े मुद्दे थे। साथ ही पहले से मौजूद पार्टियों के लिए नाराजगी भी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नेशनल पीपल्स पावर पार्टी को मिली इतनी बड़ी जीत की वजह पुरानी पार्टियों के लिए नाराजगी है, न कि इस पार्टी की तरफ से किए गए चुनावी वादे। भले ही नेशनल पीपल्स पावर ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को सुधारना, महंगाई कम करना और IMF की ओर से दिए गए आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करना है। ये जीत कमाल की है, क्योंकि जो कुछ वो करना चाह रहे थे अब उसे कर सकते हैं। राष्ट्रपति दिसानायके श्रीलंका के आर्थिक हालात सुधारने के साथ साथ चीन और भारत की उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे, जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार पद्मा राव सुंदर जी से। IMF तो ऑस्टेरिटी मेजर्स डिमांड कर रहा है। ऑस्टेरिटी मेजर्स जिनको तपस्या उपाय कहते हैं। तो ये तपस्या उपाय जो हैं, प्रेसिडेंट इनके जो पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं रणिल विक्रमसिंघे, इन्होंने भी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज करने की कोशिश की और ये इस वजह से हटाए गए पद से। तो अब अनुरा कुमारा दिसानायके आए हैं और ये जब से ये प्रेसिडेंट बने ये कहते आ रहे हैं कि जी हम ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट तो करेंगे, लेकिन लोगों को कोई बाधाएं नहीं पहुंचेंगी। तो ये मुमकिन नहीं है एक तरीके से, क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब ही ये होता है कि पीपल हैव टू टेक सम काइंड ऑफ हार्डशिप्स। तो अब दोनों हार्डशिप्स हटाना और ऑस्टेरिटी मेजर्स भी इम्पोज करना मुमकिन नहीं रह सकता है। जैसा कि मैं कह रही थी, ये बहुत ही वेरी अनयूजुअल विक्ट्री इनकी एक्चुअली सीटें 3 सीटें थी पार्लियामेंट में, अब 159 सीटों पर आए हैं ये। तो ये काफी बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कह भी चुके हैं प्रो चाइना लीनिंग्स है और चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका एक उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक भाग है। तो चीन भी यही चाहता है कि श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, वहाँ पे इनको बर्थिंग राइट्स दिया जाए और एक जो ईस्टर्न कोस्ट पे है हम्बनतोटा, वहाँ पे इनकी एक 99 सालों की लीज है। भारत को ऑथर रहा है 13th अमेंडमेंट में, जो कि स्वायत्तता एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस, जहाँ पे ज्यादातर हिंदू तमिल लोग रहते हैं। वो 1983 की बात है और तब से भारत यही चाहते आ रहा है कि ये 13th अमेंडमेंट एस्टैब्लिश किया जाए। लेकिन ये अनुरा कुमार दिसानायके ने बहुत JVP के जमाने में, जब वो पूर्वीय कृषि मंत्री थे, तब से ये कहते आ रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। किस हद तक वो इंडिया को और चीन को बैलेंस कर पाएंगे, उनकी दोनों की इंटरेस्ट्स, ये अब सबसे बड़ा सवाल यही है। और आगे जाकर देखना पड़ेगा कि इनकी पॉपुलैरिटी बेस और वोटर सपोर्ट बेस कहां तक, किस हद तक वोटर्स भी इनको सपोर्ट करते जाएंगे। और श्रीलंका को आर्थिक मदद दे रहे देशों की दिसानायके से क्या उम्मीदें रहेंगी, इसके जवाब में पद्मा राव ने कुछ ये कहा। देखिए, अब तक इंडिया तो बहुत प्रैग्मेटिक रही है, बहुत प्रैक्टिकल रहा है इंडिया, लेकिन वेस्टर्न डोनर्स पहले से कहते आ रहे हैं, जब से युद्ध इनका जो श्रीलंकन सिविल वॉर जो 30 साल बाद जो 2009 में ख़त्म हुआ, तब से इंसिस्ट करते आ रहे हैं कि जो एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई थी उस वक्त श्रीलंकन आर्मी के हाथ, तो उनकी जांच किया जाए। 12,000 लोग करीबन गायब हो चुके हैं, तो उन डिसअपियरेंसेस में इन्वेस्टिगेशन जांच किया जाए। अब ये देखने लायक होगा कि वो कहां तक इंसिस्ट करेंगे और वो कहां तक इसको एक तरीके का शर्त बनाएंगे। तमाम वेस्टर्न नेशंस हैं, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स से लेके नेटो नेशंस तक, सभी चाहते हैं इंडियन ओशन में श्रीलंका के आसपास स्ट्रेटेजिक स्पेस चाहते हैं, क्योंकि चीन काफ़ी अपने आप को, अपनी नेवी को फैला चुकी है और अपनी जो प्रेजेंस है वो बहुत फैल चुकी है वहाँ। सभी जो बड़े बड़े जो इंडो पैसिफिक अलायंसेस बन रही हैं, ये खास करके दे आर बीइंग फॉर्म्ड कीपिंग चाइना इन माइंड। तो वो सभी स्ट्रेटेजिक स्पेस एंड स्ट्रेटेजिक
मैनूवरेबिलिटी ढूंढेंगे श्रीलंका में, और अब ये देखा जाएगा कि वो इस मामले को, इस डिमांड को किस हद तक शर्त बनाएंगे ओवर द क्वेश्चन ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अजरबैजान की राजधानी बाकू में संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सम्मेलन COP29 चल रहा है, मगर वैज्ञानिकों और कई पूर्व नेताओं का मानना है कि हर साल होने वाले इन सम्मेलनों से वो मकसद पूरे नहीं हो सकते जिनके लिए इन्हें शुरू किया गया था। वो इनमें बदलाव लाने की ज़रूरत बताते हैं। वो चाहते हैं कि आगे से जिस भी देश में COP की बैठक हो, वो देश भरोसा दिलाए कि वो फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस और कोयले को धीरे धीरे इस्तेमाल करना बंद कर देगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के इस सम्मेलन को लेकर गुस्सा इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा है कि नेचुरल गैस ऊपर वाले का दिया एक तोहफा है। वहीं पिछले दिनों वहां के एक अधिकारी फॉसिल फ्यूल से जुड़ी डील पर बैठक की योजना बनाते भी दिखे थे। अजरबैजान की आधी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर ही निर्भर है। वहीं पर्यावरण अधिकारों के लिए काम करने वाले कई समूहों ने अजरबैजान की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस COP29 बैठक की आड़ में वो पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट्स को निशाने पर ले रहे हैं। अजरबैजान को पिछले साल इस बैठक की मेज़बानी सौंपी गई थी। उनका दावा है कि तब से लेकर अब तक देश में करीब 300 एक्टिविस्ट्स और शोधकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक एक्टिविस्ट को बस इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनकी संस्था ने ये आवाज़ उठाई कि अजरबैजान को अपनी नीतियों में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की तर्ज पर बदलाव लाने चाहिए। हालांकि अजरबैजान ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग इस बार COP की बैठक में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बार का COP सम्मेलन पर्यावरण के लिए काम करने वाले कई एक्टिविस्ट्स के उसूलों से मेल नहीं खाता है और इसलिए वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती। अजरबैजान एक दमनकारी देश है। वो पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है जो फॉसिल फ्यूल्स का उत्पादन और बढ़ाने वाला है। ये ढोंग है। सोचकर भी अजीब लग रहा है कि COP29 सम्मेलन वहां हो रहा है। COP29 is being held in that country right now. इस बीच प्रशांत महासागर में शोध कर रहे वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा कोरल मिला है। कोरल, जिन्हें मूंगा या प्रवाल भी कहते हैं, वो समंदर में रहने वाले ऐसे जीव हैं जो मिलकर चट्टानों जैसी शक्ल में नजर आते हैं। इन ढांचों को कोरल रीफ्स कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों को जो कोरल मिला है वो अकेला ही कोरल है, कई कोरल रीफ से बड़ा। नेशनल जियोग्राफिक की टीम को उस वक्त ये कोरल मिला जब वो ये शोध कर रहे थे कि जलवायु परिवर्तन का कोरल रीफ्स पर क्या असर हो रहा है। देखिए बीबीसी की क्लाइमेट रिपोर्टर जॉर्जिना रनार्ड की ये रिपोर्ट। ये बहुत सारे कोरल नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा अकेला कोरल है जिसे पहली बार देखा गया है। ये यहाँ सबकी नजरों से दूर प्रशांत महासागर में पिछले 500 सालों में फलता फूलता रहा। ये 34 मीटर लंबा है, एक ब्लू व्हेल से भी बड़ा। लेकिन इसका मिलना महज संयोग था। नक्शे पर इस जगह को जहाज के मलबे के रूप में दिखाया जाता है। मनु सैन फेलिक्स जब अपने बेटे इनिगो के साथ सोलोमन द्वीप में डाइविंग कर रहे थे, तभी उनकी नज़र इस कोरल पर पड़ी। अपनी रिसर्च शिप से बात करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि वो इसकी खूबसूरती से हैरान हैं। वहां उसे देखते हुए मैं हैरान रह गया, एक बड़ी सी मुस्कान और उत्साह के साथ। इस खूबसूरत कोरल को देखना बहुत खास एहसास है। ये खोज ऐसे वक्त में हुई है जब अजरबैजान के बाकू में UN क्लाइमेट सम्मेलन हो रहा है। ये वर्चुअल बैकग्राउंड और यहाँ ये लोग द्वीपों पर बसे छोटे देशों से हैं। इनकी सरकारें यहाँ ये कहने आई हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण समंदर का बढ़ता तापमान कोरल रीफ्स और उनके लोगों को खतरे में डाल रहा है। कोरल रीफ बहुत ज़रूरी हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक समुद्री जीवों और मछली पालन पर निर्भर करती है। हमें इस पर गर्व है और ये ज़रूरी है कि दुनिया को पता हो कि ये जगह खास है और इसे बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के उथले पानी में जलवायु परिवर्तन के कारण कोरल रीफ्स मर रही हैं। फिर भी ये सैकड़ों साल पुराना कोरल जिंदा रहने में कामयाब रहा। वैज्ञानिक इसे उम्मीद की किरण बता रहे हैं और सीखना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। जॉर्जिना रनार्ड, BBC न्यूज़। जेल में आराम से वीडियो गेम्स खेलते कैदी, ये नज़ारा सोचने में भी अटपटा लगता है। पर ऐसी ही एक जेल है अमेरिका में।
अमेरिका में कैदियों की तादाद सबसे ज़्यादा है। वहाँ सज़ा काटने के बाद दोबारा अपराध करने वालों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अपराध की घटनाओं में गिरावट लाने की उम्मीद के साथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ये प्रयोग किया जा रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता मायरा अनूबी की ये रिपोर्ट। अमेरिका की इस जेल में बंद कैदी आराम से बैठकर वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ एक फिश टैंक है और एक वोडी नाम की बिल्ली भी। अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं, पर 64 कैदियों को एक प्रयोग के तौर पर यहाँ रखा गया, जिसे लिटिल स्कैंडिनेविया कहते हैं। इसे नॉर्वे और स्वीडन की जेलों की तर्ज पर बनाया गया है। बाकी जेलों में अक्सर हथियार मिलने की घटनाएं होती हैं। यहाँ हमें ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जो एक गंभीर अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जहाँ मैं पहले रहता था उस जगह का यहाँ से कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ हमारे पास काफी सुविधाएं हैं, फैसले लेने की आजादी है। आलोचक कहते हैं कि ये तो अपराधियों को इनाम देने जैसा है, पर इस प्रोजेक्ट को लाने वालों का कहना है कि ये तरीका सबके लिए फायदेमंद है। ऐसी जगह बनाना मुमकिन है जिसमें सजा तो हो, बस वो थोड़ी ज्यादा मानवीय हो, ताकि सुधार के लिए एक बेहतर नींव रखी जा सके। आज गुरु नानक देव जयंती मनाई जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला जिले में एक जगह है एमिनाबाद। यहाँ पर सिखों के पहले गुरु नानक देव की जिंदगी का एक अरसा बीता था। आज ये इलाका कैसा है, देखिए बीबीसी उर्दू संवाददाता शहजाद मलिक और वीडियो जर्नलिस्ट फरकान अलसूही की रिपोर्ट। ये गुजरांवाला के इलाके इमनाबाद का गुरुद्वारा रोड़ी साहब है। यहाँ पर सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी इबादत किया करते थे। इस गुरुद्वारे की मज़ीद क्या तारीख है, आइए जान लेते हैं। ये गुरुद्वारा रोड़ी साहब है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज जी जब पहली उदासी में आए थे, पहली दफ़ा आए थे, तो यहाँ उन्होंने रेत और रोड़े की बिछाई करके इधर बैठ के उन्होंने इबादत की थी। इसलिए इस गुरुद्वारा साहब का नाम गुरुद्वारा रोड़ी साहब है। ये तकरीबन जो है महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जो बिल्डिंग है बाहर, या सरोवर साहब है, तालाब जो है, ये जितनी भी सेवा है ये महाराजा रंजीत सिंह ने की है इस गुरुद्वारा साहब की। ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने रेत और रोड़ों की बिछाई करके इस जगह पे, इस स्थान पे बैठ के उन्होंने इबादत की थी। और हर गुरुद्वारे में जो है ये 4 दरवाजे होते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 मज़हब जो हैं वो अदब एहतराम के साथ आ सकते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। यहाँ पर गुरुद्वारे की जो ज़मीन वगैरह थी वो कितनी थी? जितनी हदूद में जो गुरुद्वारा इतना ही था या नहीं? ये स्थान इतना ही था क्योंकि उस टाइम तो जंगल होते थे, तो उस टाइम ये छोटी जगह इतनी ही है। ओरिजिनल है सारी ये जो जगह है, सिर्फ इसमें बाद में जो पेंट वगैरह रिनोवेशन की गई है वही है, बाकी सारा ओरिजिनल है। इस गुरुद्वारे की तामीर में दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी हिस्सा डाला, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी शामिल थे। गुरुद्वारा रोड़ी साहब के अलावा भी बाबा गुरु नानक देव जी की तारीख इस शहर से जुड़ी हुई है। इसकी कोई तारीख बताइए कि ये कौन सी जगह है? ये गुरुद्वारा चक्की साहब है, जो कि पहले वक्तों में बाबर बादशाह का जेल खाना था। बाबर बादशाह ने गुरु नानक देव जी महाराज जी को जब कैद किया था तो यहाँ पे उन्होंने कैद किया था, और यहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब शब्द कीर्तन शुरू किया तो चक्कियाँ खुद ब खुद चल रही थी और दाने पीसे जा रहे थे। जब बाबर बादशाह ने देखा तो गुरु नानक देव जी महाराज जी से माफ़ी मांगी और उनके साथ जो 30,000 कैदी थे उन सबको यहाँ से आज़ाद कर दिया था। ये वो जगह है जहाँ पे बाबा जी भाई लालो के घर आए थे और इधर उन्होंने कोदरे की रोटी का प्रसाद खाना खाया था। अच्छा, ये जगह है। अच्छा। ये जो है थे भाई लालो जो थे एक तरखान थे, कारपेंटर थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। ये गुरु नानक देव जी महाराज जी के सच्चे भगत थे। महकमे औकाफ के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौका पर दुनिया भर से 50,000 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं, जिनमें से अक्सरियत एमनाबाद में भी यात्रा के लिए जाती है।
तो कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC विदित। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम सोमवार को फिर हाजिर होंगे।